सर्दियों की सुबह, घना कोहरा और रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते हुए अपनी ट्रेन का इंतजार। ये हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया ही है। बिल्कुल। और स्क्रीन पर अपनी ट्रेन का स्टेटस देखना और वहां लिखा पाना अनिश्चित काल तक विलंबित। मतलब ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। हाँ, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। खासकर उत्तर भारत में तो ये हर साल की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हर साल होने वाली इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे कुछ ठोस कर भी रहा है, या ये बस मौसम के भरोसे छोड़ दिया गया है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जो ठीक इसी सवाल की तह तक जाता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि भारतीय रेलवे ने कोहरे से होने वाली देरी से लड़ने के लिए क्या 5 हिस्सों वाला प्लान तैयार किया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ ट्रेनों की देरी का मामला नहीं है। अच्छा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक ट्रेन के लेट होने का असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। इसमें वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम सेवाएं भी शामिल हैं, जो अपनी समय की पाबंदी के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए रेलवे का ये कदम सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक जरूरत है। तो चलिए इस प्लान को एक एक करके समझते हैं। पहले 2 कदम तो स्थानीय प्रबंधन को मजबूत करने पर है, जो सुनने में सामान्य लगता है। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा बदलाव छिपा है। हाँ, लेख के अनुसार उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं, जीएम्स, उनको सीधे तौर पर ट्रेनों की रियल टाइम निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर ही समस्याओं को हल करने का भी। हाँ, और यही निर्देश दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद जैसे डिविजनल रेलवे मैनेजरों मतलब डीआरएम्स को भी दिए गए हैं। तो पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? कि ये कोई सेंट्रलाइज्ड ऊपर से आया हुआ आदेश नहीं है। ये असल में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रहा है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि अब हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जो अधिकारी जमीन पर हैं, जो कोहरे की असली स्थिति को समझ रहे हैं, उन्हें तुरंत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल। अब ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अधिकार देना नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कहना है कि ये आपकी समस्या है और इसे आप ही सबसे बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। हाँ, और अब आपके पास अधिकार भी हैं। क्या ये रेलवे के काम करने के तरीके में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है? क्योंकि अब तक तो यही धारणा रही है कि हर चीज ऊपर से तय होती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। जवाबदेही तय की जा रही है। अगर लखनऊ डिवीजन में कोई समस्या है तो डीआरएम लखनऊ सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और उनके पास उसे सुलझाने के साधन भी हैं। सही। ये टॉप डाउन अप्रोच से हटकर एक बॉटम अप समाधान की ओर बढ़ना है। और इसी से जुड़ी एक और बात जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया, निर्देशों में ट्रेनों की आवाजाही के साथ साथ खान पान यानी केटरिंग से जुड़ी समस्याओं को भी तुरंत हल करने के लिए कहा गया है। मैं हमेशा सोचती थी कि रेलवे का फोकस तो सिर्फ ट्रेनों को समय पर चलाने पर होता है। ऑपरेशनल निर्देशों में केटरिंग को इतनी प्राथमिकता? ये अजीब नहीं, बल्कि बहुत सोचा समझा कदम है। ये दिखाता है कि रेलवे अब सिर्फ ऑपरेशनल क्षमता पर ही नहीं, बल्कि यात्री अनुभव पर भी ध्यान दे रहा है। हाँ, यात्री अनुभव पर। सोचिए, एक यात्री की ट्रेन पहले ही कोहरे की वजह से 8-10 घंटे लेट है। वो थका हुआ है, परेशान है। सही बात है। ऐसे में अगर उसे ट्रेन में खाना पानी भी ठीक से ना मिले तो उसकी झुंझलाहट किस स्तर पर पहुंच जाएगी। रेलवे इस मानवीय पहलू को समझ रहा है। अच्छा, तो ये एक ऑपरेशनल फोकस से ग्राहक केंद्रित फोकस की ओर एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही है। अब आते हैं इस योजना के सबसे ठोस और दिलचस्प हिस्से पर। रेलवे सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान लेकर आया है, स्पेयर रेक्स का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो ये बता दें कि रेक का मतलब क्या है। सरल भाषा में कहें तो रेक मतलब एक पूरी की पूरी ट्रेन, इंजन से लेकर सारे डिब्बे जुड़े हुए। हाँ, और योजना ये है कि वंदे भारत और शताब्दी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए अतिरिक्त यानी स्पेयर रेक तैयार रखे जाएं। इसका फायदा ये है कि अगर कोई आने वाली ट्रेन कोहरे की वजह से लेट है तो उसकी वजह से जाने वाली ट्रेन को रद्द या लेट ना करना पड़े। अच्छा, तो उसकी जगह स्टेशन पर जो पहले से तैयार अतिरिक्त ट्रेन खड़ी है उसे सही समय पर रवाना कर दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत को सुबह 6 बजे निकलना है, लेकिन उसका जो रेक वाराणसी से दिल्ली आ रहा है वो कोहरे में फंसा है और 8 घंटे लेट है। तो पुराने सिस्टम में दिल्ली के यात्रियों को 8 घंटे इंतजार करना पड़ता। लेकिन अब
दिल्ली में एक अतिरिक्त वंदे भारत रेक तैयार खड़ा होगा जो सुबह 6 बजे अपने समय पर निकल जाएगा। ये उस दुष्चक्र को तोड़ता है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। वो चेन रिएक्शन। हाँ, वही। पहले क्या होता था, दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन 10 घंटे लेट है, अब वही ट्रेन पटना से दिल्ली वापस भी 10 घंटे लेट आएगी। इसका असर अगले दिन की सेवा पर भी पड़ेगा। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता था। बिल्कुल, पूरे टाइम टेबल को अस्त व्यस्त कर देता था। स्पेयर रेक इस चक्र को पहले दिन ही तोड़ देता है। और लेख में कुछ बहुत स्पष्ट उदाहरण भी हैं जो दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसे लागू किया जा रहा है। जैसे नई दिल्ली वाराणसी सेवा को समय पर चलाने के लिए एक 20 कार वाली वंदे भारत रेक का इस्तेमाल हो रहा है और उत्तर रेलवे के पास एक और 20 कार का मेंटेनेंस स्पेयर रेक है। इसका मतलब है कि उनके पास एक पूरी ट्रेन बस तैयार खड़ी है, सिर्फ इसलिए ताकि शेड्यूल ना बिगड़े। ये लॉजिस्टिक्स के नजरिए से बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। एक पूरी ट्रेन को सिर्फ स्टैंड बाय पर रखना बहुत महंगा और जटिल काम है। यही नहीं, एक 20 कार वाली वंदे भारत रेक को पश्चिम मध्य रेलवे से उत्तर रेलवे में भेजा जा रहा है, सिर्फ इसी काम के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या इसमें एक जोन का नुकसान नहीं है? अगर पश्चिम मध्य रेलवे अपना रैक उत्तर रेलवे को दे रहा है तो उनके अपने संचालन पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब रेलवे की नई सोच में छुपा है। नेटवर्क फर्स्ट। नेटवर्क फर्स्ट। हाँ, पहले हर रेलवे जोन अपनी संपत्ति को लेकर बहुत सुरक्षित रहता था, लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होता है तो उसका असर अंततः सब पर पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का आपसी सहयोग है। बिल्कुल। हाँ, पश्चिम मध्य रेलवे को अस्थायी रूप से एक रेक की कमी होगी, लेकिन इससे उत्तर भारत का पूरा ट्रैफिक जैम होने से बच जाएगा, जिसका फायदा लंबी अवधि में सभी को मिलेगा। समझ गए। और ये सिर्फ वंदे भारत तक ही सीमित नहीं है। लेख में बताया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे में भी उपलब्ध कोचों से 2 एसी रैक बनाए जा रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन स्पेयर रैक्स में IRCTC द्वारा खान-पान की व्यवस्था हो, सफाई और लिनन का भी पूरा प्रबंध हो। मतलब ये नहीं कि बस एक खाली ट्रेन खड़ी कर दी। नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं से लैस एक पूरी तरह से तैयार ट्रेन। बिल्कुल, ये एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रणनीति है, न कि रिएक्टिव या प्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक रणनीति तो बस लेट होने के बाद घोषणा करना है। हाँ, और इंतजार करना। सक्रिय रणनीति है समस्या की आशंका को पहले से भांपकर उसका समाधान तैयार रखना। रेलवे उस चेन रिएक्शन को उसके शुरुआती बिंदु पर ही तोड़ रहा है। तो एक तरफ स्थानीय अधिकारियों को ताकत दी गई, दूसरी तरफ अतिरिक्त ट्रेनें तैयार रखी गईं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक केंद्रीय निगरानी की भी तो जरूरत होगी। सही पकड़ा। यहीं पर इस प्लान के आखिरी 2 कदम आते हैं। चौथा कदम? प्लान का चौथा हिस्सा यही है कि रेलवे बोर्ड, जो कि रेलवे का शीर्ष प्रबंधन है, वो खुद ट्रेनों की रियल टाइम निगरानी करेगा। अच्छा, बोर्ड खुद मॉनिटर करेगा? हाँ, और जरूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई करेगा। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ जोनल स्तर का मामला नहीं रह गया है, ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। और 5वां कदम, जो मुझे सबसे नाटकीय और दिलचस्प लगा, IRCTC में एक वॉर रूम बनाया जाएगा। हाँ, वॉर रूम। ये शब्द ही स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जंग की तैयारी हो रही हो। देखिए, वॉर रूम की अवधारणा का मतलब ही यही है कि इसे एक हाई प्रायोरिटी मिशन के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सिर्फ एक बड़ा सा मॉनिटरिंग सेंटर नहीं है? नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन पर ट्रेनों को ट्रैक करना नहीं है। ये एक एक्शन सेंटर है जहां 24 घंटे विभिन्न विभागों के लोग ऑपरेशन, केटरिंग, सुरक्षा एक साथ बैठकर काम करेंगे। बिल्कुल। मान लीजिए वॉर रूम में बैठे व्यक्ति को दिखता है कि एक ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर 2 घंटे से खड़ी है। वो तुरंत वहां के स्टेशन मास्टर और IRCTC की टीम से संपर्क करके यात्रियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करवाएगा। मतलब रियल टाइम में समस्या का समाधान। हाँ, रियल टाइम में। ये वॉर रूम का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये एक और ब्यूरोक्रेटिक लेयर, मतलब एक और अफसरशाही की परत बनने का खतरा नहीं है? ये खतरा हमेशा रहता है, लेकिन इस योजना की खूबसूरती इसके 2 तरफा दृष्टिकोण में है। वो कैसे? एक तरफ स्थानीय GM और DRM को फैसले लेने की पूरी आजादी है। दूसरी तरफ केंद्रीय वॉर रूम यह सुनिश्चित कर रहा है कि वो फैसले लिए जा रहे हैं और उनका असर हो रहा है। तो वॉर रूम का काम हस्तक्षेप करना नहीं है? नहीं, बल्कि समन्वय करना और मदद करना है। अगर स्थानीय टीम को किसी चीज की जरूरत है तो वॉर रूम उसे उपलब्ध कराएगा। तो ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अच्छा,
तो मतलब वे इस समस्या को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ताकत, जमीनी स्तर पर अतिरिक्त ट्रेनें और ऊपर से एक केंद्रीय निगरानी। हाँ, ये वाकई एक बहुआयामी योजना लगती है। और लेख के अंत में एक छोटी सी सलाह दी गई है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। कौन सी? यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES पर ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। ये छोटा सा वाक्य दिखाता है कि रेलवे यथार्थवादी है। वो ये मान रहा है कि समस्या को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सही बात है। वे ये दावा नहीं कर रहे कि अब कोई ट्रेन लेट नहीं होगी। नहीं, कोहरा एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से पारदर्शिता भी है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें। बिल्कुल, और यही इस पूरी योजना का सार है। मुख्य बदलाव रणनीति में है। अब फोकस सिर्फ देरी की सूचना देने पर नहीं है, बल्कि उस देरी के प्रभाव को कम करने पर है। हाँ, और उसे नेटवर्क में फैलने से रोकने पर है। ये मानना कि व्यवधान होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करना, यही ऑपरेशनल लचीलेपन की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी रेलवे की कोहरे से लड़ने की विस्तृत योजना। ये स्पष्ट है कि सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय एक ठोस, व्यवहारिक और कई स्तरों वाला दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हाँ, अब देखना यह होगा कि आने वाली सर्दियों में इसका जमीनी स्तर पर कितना असर दिखता है। बिल्कुल। रेलवे की ये परिचालन योजना निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है। क्या? कोहरे के खिलाफ इस लड़ाई में अगला मोर्चा क्या होगा? क्या इसका समाधान हमेशा बेहतर प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में ही निहित होगा, जैसा कि इस योजना में दिख रहा है, या फिर असली और दीर्घकालिक समाधान उन तकनीकी नवाचारों में मिलेगा जो इंजनों और सिग्नलिंग सिस्टम को शून्य दृश्यता में भी काम करने में सक्षम बना सके? हाँ, शायद असली लड़ाई अब तकनीक के मैदान में लड़ी जानी है।